शांति शांति। ओम। वैशेषिक दर्शन के अष्टम अध्याय द्वितीय आहनिक के 5 सूत्रों को हम पढ़ चुके हैं। यहाँ तक हम में से कोई भी भाई बहन कोई बात पूछना चाहें तो हस्तोत्थापन द्वारा सूचित कर सकते हैं। तो ठीक है, अभी कोई प्रश्न नहीं है तो आइए हम इसको देखते हैं। छठे सूत्र को देखते हैं। यहाँ पर जो इंद्रिय है उसमें जो इंद्रिय का जो स्थूल गोलक है उसके लिए बात हो रही है। इसमें पृथ्वी की प्रधानता की बात आ रही है। उसी के समान अब छठे सूत्र में भी बात कही गई है। तथा आपस तेजो वायुश्च रसरूप स्पर्शा विशेषात्। तो यहाँ पर जो छठा सूत्र है उसका अभिप्राय हुआ जैसे घ्राणेन्द्रिय का विषय था उसी के समान वैसे ही जल अग्नि वायु उपादान है रसना नेत्र और त्वग इंद्रिय के पिछले वाले हेतु से ही, क्योंकि वहां पर उसकी अधिकता वहां पर उनमें है। अर्थात जो रसना इंद्रिय है उसमें जल प्रधान है, जो नेत्रेंद्रिय है उसमें तेज प्रधान है, अर्थात तेज मुख्य रूप से वहां पर है। और जो स्पर्श इंद्रिय है उसमें वायु प्रधान है। तो इंद्रिय में भी प्रधानता से ये तत्व लगे हुए हैं और इसको हम भाष्य में देखते हैं। तथा आपः तेजः वायु च तथा आपः तेजः वायुः प्रत्येकम् रसरूप स्पर्शा विशेषात्। ये सूत्रस्थ पद है। रस ज्ञान करणे रसनायाम आपः प्रकृतिः रूप ज्ञान करणे नेत्रे तेजः प्रकृतिः स्पर्श ज्ञान करणे त्वचि वायु प्रकृति। तो कह रहे हैं ठीक उसी प्रकार से जैसे घ्राण इंद्रिय में पृथ्वी जो है कारण बनी हुई थी गोलक में, उसी तरह से जो जल है अग्नि है और वायु है वो भी प्रत्येक जो रसना इंद्रिय चक्षुर इंद्रिय और स्पर्श इंद्रिय में लगी हुई है। और उसको स्पष्ट करते हैं रस ज्ञान करने, रस का ज्ञान करने में रसनायाम रसना इंद्रिय में आपह प्रकृति ही वहां जल कारण है। रूप ज्ञान करने नेत्रे तेजः प्रकृति ही और रूप का ज्ञान करने में नेत्र में जो अग्नि है वह कारण है। ऐसे ही स्पर्श ज्ञान करने में त्वचा में जो वायु है वह कारण है। तो ये सब जो हमारे स्थूल शरीर में इंद्रियों के गोलक हैं उसके विषय में ही बात चल रही है, उसी का ग्रहण किया गया है। कहते हैं आगे तत्र तत्र
तद भूयस्त्वात् तथा रसवत्वात् रूपवत्वात् स्पर्शवत्वात्। तो वहां वहां उस इंद्रिय में उस स्थूलभूत की अधिकता होने से और रसना इंद्रिय रस वाली होने से, चक्षुर इंद्रिय रूप वाली और स्पर्श इंद्रिय स्पर्श वाली होने से। आगे कहते हैं रसनायाम अपाम भूयस्तम सर्वदा। रसना इंद्रिय में जल की अधिकता हमेशा रहती है। जलमया रसना, जो रसना इंद्रिय वो जलमय है। अस्थिर हिता, अर्थात अस्थिर है। जल जो है, क्योंकि वो चंचलता है जल में, और साथ में वह रस का ज्ञान कराने से हितकारी भी है। फिर आगे कहते हैं नेत्रे तेजो भूयस्थम, आंख में अग्नि की प्रधानता है, अधिकता है। ज्योतिर्भूयस्तम स्पष्टम लक्ष्यते, नेत्र में ज्योति की अधिकता स्पष्ट पहचानी जाती है। त्वचि वायु भूयस्तम, वायु तंतु जालवत, तो त्वचा में वायु की अधिकता है, वायु तंतु जाल के समान। तो देखिए, जैसे वायु है वो सभी सूचनाओं का संवहन करने के लिए प्रमुख है, और जैसे शरीर में वात पित्त कफ है, तो कफ और पित्त जो है वो पंगु है, वात ही उनको गति देती है, उनको जहां भी ले जाना लाना होता है। इसी तरह से जो इंद्रियों में विशेष गति है वह तो वायु के कारण से ही है, वहां वायु भी है अर्थात प्राण भी है। लेकिन जो 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 इंद्रिय है वहां पर उस इंद्रिय ज्ञान में, इंद्रिय का जो संकेत ग्रहण में, वहां उस भूत की ही प्रधानता है। जैसे गंध में पृथ्वी की प्रधानता बताई गई। तो वायु तंतु, त्वचा में वायु बहुत अधिक मात्रा में, और वायु तंतु जालवत, और इस प्रकार से जैसे कपड़ा बुना हुआ होता है तो बहुत सूक्ष्म बुनाई होती है, तो ऐसा कपड़ा होता है। उसी तरह से जो त्वचा है उसमें भी वायु का जाल बुना हुआ है। फिर कहते रस विषय ग्राहकत्वात् रसना रसवती, रस विषय का ग्रहण करने से जो रसना है वो, रसना इंद्रिय है वो रस वाली है। रस संविदस्याम तथा च रसवती, तो रस का जो अनुभव होता है उस अनुभूति में रसना के रस पूर्ण होने का पता चलता है। तो इस कारण से वह जो रसना इंद्रिय है वो रसवती, रस वाली है।
फिर कहते हैं रूप विषय ग्राहकत्वात् रूपवत नेत्रम। तो रूप विषय का ग्रहण करवाने से जो नेत्र है वो रूप गुण वाला है। रूप संविद अस्मिन् तथा च रूपवत। तो इसमें रूप की अनुभूति होती है, रूप नेत्रेंद्रिय में, तो इसलिए वो रूप वाला है। उसमें रूप की प्रधानता है, अर्थात अग्नि की प्रधानता है। गुण की दृष्टि से यहाँ पर ये कहा जा रहा है। अब गुण तो अग्नि द्रव्य का ही है ना। तो आगे कहते हैं स्पर्श विषय अस्याह स्पर्शवती तक। तो जिसका स्पर्श विषय है ऐसी स्पर्श वाली त्वग इंद्रिय है, और इसमें स्पर्श की अनुभूति होती है, तो इस प्रकार से ये स्पर्श वाली है। तो वायु स्पर्श वाला है, तो इसलिए वायु का यहाँ पर हम आधार समझ सकते हैं। फिर एवं एव प्रकृति के अपि शरीरे, इसी प्रकार से एवं एक प्रकृति के अपि शरीरे, इसी प्रकार से एक प्रकृति वाले शरीर में भी घ्राणादीनि इंद्रियाणि भिन्न भिन्न प्रकृतिनि, घ्राण आदि इंद्रियां भिन्न भिन्न कारणों से बनी हुई हैं। स्वग्राह्य विषयानुसारिणी, अपने अपने ग्राह्य विषय के अनुसार। तो देखिए, क्योंकि देखिए जो स्पर्श इंद्रिय वो सारे शरीर में व्यापक है, तो वहां पर वायु का स्वीकार कर ही रहे हैं, ऐसे अन्य इंद्रियों में भी स्वीकार कर रहे हैं शरीर के अंतर्गत ही। तो पृथ्वी तत्व के अलावा भी बाकी चीजों को स्वीकार कर रहे हैं, वैशेषिक दर्शन में भी दूसरे प्रकार से कर रहे हैं। पंच तत्वों का योग तो शरीर में है ना, परंतु उसमें जो प्रधान है वह तो पृथ्वी ही है। तो यहाँ पर हमारा द्वितीय आहनिक अष्टम अध्याय का वो भी समाप्त हो गया। तो अब हम नवम अध्याय की ओर चल पड़ते हैं। तो नवमोध्याय तत्र प्रथमाहनिकम। तो नवा अध्याय है उस विषय, उसमें पहला आहनिक, इसके प्रथम सूत्र की भूमिका स्वामी ब्रह्म मुनि जी लिख रहे हैं। इसको हम देखते हैं। पृथिव्यादि भूयस्त्वताम कार्यद्रव्याणाम भावम अर्थात सत्वम परीक्ष्य। तो कहते हैं कि पृथ्वी आदि में जो अलग अलग भूत, अर्थात पृथ्वी आदि भूत, नहीं क्षमा करें, पृथ्वी आदि भूतों की अधिकता भूयस्त्व वताम, जो पृथ्वी आदि भूतों की अधिकता वाले जो कार्य द्रव्य हैं, कार्य द्रव्यों का भावम अर्थात सत्वम अर्थात अस्तित्व, परीक्षा करके इदानीम तेषाम अभावम असत्य परीक्षते। तो इनकी परीक्षा करके अब उन का के अभाव अर्थात असत्व, अर्थात जहां अस्तित्व नहीं है वहां की परीक्षा, उसकी परीक्षा की जाती है, या परीक्षा कर रहे हैं सूत्रकृत आचार्य, सूत्र बनाने वाले आचार्य कणाद जी उसकी परीक्षा कर रहे हैं अभाव की।
तो यहां पर है प्रथम सूत्र है क्रिया गुण व्यपदेशाभावात् प्राग असत्। अर्थात द्रव्य की उत्पत्ति से पूर्व द्रव्य के क्रिया और गुण का व्यवहार का अभाव होने से या व्यवहार न होने से उस द्रव्य का प्राग अभाव कहा जाता है। अभाव कई प्रकार के बताए गए हैं, जिसमें से प्राग अभाव पहले बताया गया कि द्रव्य जब उत्पन्न हुआ नहीं है, और जब वो उत्पन्न हुआ नहीं है तो उसके क्रिया गुण इत्यादि का व्यवहार नहीं हो सकता, क्योंकि उसका अभाव है। ऐसा जो अभाव है इसी को प्राग अभाव कहा जाता है। तो यदि अर्थात प्राग अभाव की बात है। भाष्य देखते हैं। क्रिया गुण व्यपदेशा भावात प्रागसत, ये सूत्रस्थ पद है। इसको खोलते हैं। क्रिया गुणेन च भावो, क्रिया से और उसके गुणों से गुणों सहित जो सत्ता होती है उससे द्रव्यम कार्य द्रव्यम लक्ष्यते, उससे द्रव्य अर्थात कार्य द्रव्य है ऐसा पता चलता है, पहचान होती है कार्य द्रव्य की उसकी क्रिया और गुण से। तो कहते क्रियाया गुण से च व्यवहाराभावादवर्त व्यवहाराभावाद अप्रवर्तनात् खलु, क्रिया के और गुण के व्यवहार का अभाव होने से, अर्थात क्रिया और गुण का प्रवर्तन न होने से, अप्रवर्तनात् उसका व्यवहार में न आने से, खलु निश्चय से, तस्य अभाव उस कार्य द्रव्य का अभाव, अर्थात प्राग असत प्राग अभाव, उसी को खोलते हैं। प्राग भाव नाम एको अभाव, प्राग अभाव नाम का एक अभाव होता है, अर्थात अभाव का एक प्रकार हो गया ये प्राग अभाव। तो सरल है प्राग अभाव। आइए अब देखते हैं द्वितीय दूसरा सद असत। तो सद असत का अभिप्राय हुआ कि जो सत्तात्मक वस्तु है घटादि, वो जब नष्ट हो जाता है, तो जब नष्ट हो जाता है तो नष्ट होने के बाद में जो उसका अभाव होता है वो असत, जो होता है वो बाद वाला प्रध्वंस अभाव कहेंगे उसे, वो प्रध्वंस अभाव कहलाता है। तो इसका भाष्य छोटा सा है, देख लेते हैं। सद्द्रव्यम केनापि कारणेन सतो विद्यमानस्य घटादिकस्य कार्यद्रव्यस्य यह खलु अभाव। सत अर्थात वर्तमान, द्रव्यम द्रव्य, केनापि कारणेन किसी कारण के द्वारा, सतः विद्यमानस्य घटादिकस्य अर्थात जो सत्ता रूप से विद्यमान है, अर्थात जिसके क्रिया का, जिसके क्रिया और गुण का व्यवहार हो जाता है, तो ऐसे विद्यमान का, ऐसे घड़े आदि जो विद्यमान है उस कार्य द्रव्य का यह खलु अभाव है, जो फिर बाद में अभाव हो जाता है। सप्रध्वंसाभाव द्वितीय अभाव, उसको प्रध्वंस कहते हैं, दूसरा अभाव है। तो सदसत का मतलब जो होकर नहीं रहा,
होकर न रहना, ये प्रध्वंसा भाव इसका नाम रख दिया गया जी के द्वारा। अब हम देखते हैं तीसरे सूत्र की भूमिका को। तीसरा सूत्र है और इसकी भूमिका पहले देख रहे हैं हम। ननु प्राग भावो वा प्रध्वंसा भावो वा खलु एकस्यैव द्रव्यस्य अभाव रूप स्वरूपतया तु एकमेव वस्तु कथम पूर्वाभावतो गुणत्वम अस्य उच्यते। कहते हैं कि भाई क्यों जी, अब प्रश्न किया जा रहा है क्यों भाई। प्राग अभाव व प्रध्वंसा भाव, प्राग अभाव या जो प्रध्वंस अभाव है वह एक ही, खलु एकस्य, वह एक ही द्रव्यस्य, द्रव्य के अभाव रूप अर्थात स्वरूपतया, उसके अभाव रूप या अभाव स्वरूप से, तू एकमेव, इस प्रकार से तो वो एक ही है क्योंकि उसका स्वरूप का अभाव हो गया। एकमेव वस्तु, एक ही वस्तु है। कथम पूर्वाभावतो भिन्नत्वम अस्य उच्यते, तो इसकी जो भिन्नता है वह प्राग अभाव से कैसे कही जा रही है, प्रध्वंस अभाव की भिन्नता अत्र प्रतिविधीयते, उसको उत्तर दे रहे हैं तीसरे सूत्र से। असतः क्रिया गुण व्यपदेशा भावाद अर्थांतरम प्रध्वंसा भाव। तो प्रध्वंस अभाव के विषय में ही प्रश्न था कि प्रध्वंस अभाव उससे अलग कैसे है प्राग अभाव से। तो इसका उत्तर इसमें इस प्रकार दिया जा रहा है कि क्रिया और गुण की उत्पत्ति ही न होने से प्राग अभाव की अपेक्षा से प्रध्वंसा भाव भिन्न है। कि प्राग अभाव में तो क्रिया और गुण की उत्पत्ति ही नहीं हुई थी, आरंभ ही नहीं हुआ था इसके क्रिया और गुण के व्यवहार का, तो उत्पत्ति ही नहीं हुई थी, इसलिए वो है प्राग अभाव। लेकिन प्रध्वंसा भाव में तो सब व्यवहार हो चुका, उत्पत्ति होने के बाद व्यवहार हो चुका, उसके बाद में व्यवहार समाप्त हो गया प्रध्वंस होने के कारण से, इसलिए भिन्न है। तो इसका भाष्य देखते हैं स्वामी जी ने जो किया। सूत्रस्थ पद है, फिर उसके बाद में इसको खोलते हैं। यह खलु प्राग अभाव उक्तः, जो प्राग अभाव कहा गया है, सतु क्रिया गुण व्यपदेशा भावात उक्तः, वह क्रिया गुण के कथन नहीं व्यवहार अभाव से कहा गया। जो प्राग भाव था वह क्रिया और गुण के व्यवहार के अभाव के कारण से उक्तः कहा गया। तस्मात् असतः प्राग अभावात्, इसलिए वह प्राग अभाव जो उसमें न होना है किसी चीज का, वो न होना क्या है, प्राग अभाव है, प्राग अभाव के कारण से। आगे कहते हैं प्रध्वंसा भावो अर्थांतरम भिन्न वस्तु, लेकिन जो प्रध्वंस अभाव है वो इससे भिन्न वस्तु है। भिन्न वस्तु क्यों है, क्योंकि उसमें तो क्रिया और गुण का व्यवहार हो चुकता है, इसलिए वो प्रध्वंस अभाव उससे भिन्न है। आगे कहते हैं यतः, क्योंकि प्राग अभावस्तु क्रिया गुण अप्रादुर्भाव पूर्वक है। तो प्राग अभाव जो है वो तो क्रिया और गुणों के उत्पन्न ही न होने पूर्वक है, इसलिए वो शून्य रूप है ही प्रध्वंसा भावश्च। लेकिन जो प्रध्वंसा भाव है वो क्रिया गुण प्रादुर्भाव अनंतर, क्रिया गुण उत्पन्न हो जाने के बाद में
संस्कार रूप है, संस्कार रूप है कि हाँ भी ऐसा ऐसा उसमें क्रिया थी, ऐसा ऐसा उसमें गुण था। अभाव दोनों जगह है, परंतु अभाव में अंतर है। फिर चौथे सूत्र में देखें तो तृतीय तीसरे अभाव की बात की गई है। पहले दोनों में अंतर स्पष्ट कर दिया, प्राग अभाव और प्रध्वंस अभाव में। अब तीसरे अभाव की बात की जा रही है। तीसरा अभाव के सूत्र कहा जा रहा है चौथा, सच्चा सच्च, अर्थात जो वस्तु जैसे गौ आदि होवे, उसमें अन्य वस्तु अश्व आदि का अभाव होवे तो यह अन्योन्य अभाव कहलाता है, आपसी अभाव कहलाता है। गाय में घोड़े का अभाव है, घोड़े में गाय का अभाव है। तो आइए इसका भाष्य पढ़ लेते हैं। सच्च असच्च को खोलते हैं। भावश्च असौ अभावश्च इति, ये भाव भी है और वही अभाव भी है। खलु उभय विदः, निश्चय से दोनों प्रकार का। अन्योन्याभाव, वो अन्योन्य अभाव है। उदाहरण दिया, अगौर अश्व, अश्व जो है वह गाय नहीं है, अनश्वो गौ, और जो गाय है वो घोड़ा नहीं है। तो घोड़े में गाय का अभाव है, लेकिन गाय में घोड़े का अभाव है, लेकिन गाय का तो भाव है ही। इस तरह से अपटो घटः अघटः पटः, जो घड़ा है वो कपड़ा रहित है, और जो कपड़ा है वो घड़े रहित है। तो घड़ा तो है, परंतु वहां पर कपड़े का अभाव है। घड़े का तो भाव है, परंतु वहां कपड़े का अभाव है। ऐसी कपड़े का तो भाव है, परंतु उसमें घड़े का अभाव है। तो आपस में एक दूसरे का अभाव है। इसी को अन्योन्य अभाव कहते हैं। तो इति अन्योन्य अभाव तृतीय, ये तीसरे प्रकार का अन्योन्य अभाव है। फिर चौथे अभाव की चर्चा कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर चतुर्थ, पांचवा है सूत्र, पांचवा देखते हैं। यच्चान्य दसत दसत, यच्चान्य दस दस दतस तदसत, इसको अलग अलग करके पढ़ेंगे। यच्च अन्यत असदतः तद असत, ये चान्य दसद तस तदसत, ऐसे। तो ये पांचवा सूत्र है, और इसका अभिप्राय हुआ कि जो अभाव पूर्वोक्त तो तीनों प्रकार के अभाव से भिन्न प्रकार का अभाव है, वह अत्यंत अभाव है। ये चौथे प्रकार का है, अर्थात ये अत्यंत अभाव का अभिप्राय ये है कि केवल कल्पना मात्र। मान लीजिए कोई दो वस्तुएं हैं जो वास्तविक हैं, परंतु अगर उनकी कोई घुली मिली आकृति सोच ली जाए, जिसमें न पूरा पहला हो न पूरा दूसरा हो, तो वैसी वस्तु तो वास्तव में है नहीं, लेकिन कल्पना की जा सकती है। तो उसका अत्यंत अभाव है। जैसे गधे के सर पर सींग, तो सींग तो हमने देखे हैं, गाय के सर पे देखे हैं, और गधा भी देखा है, लेकिन गधे के सींग होते नहीं है। हमने
कल्पना में क्या किया, गधे के सर पे सींग लगा दिए कल्पना में अपने। तो गधे के सर पे सींग का अत्यंत अभाव होता है। चलिए इसको हम देखते हैं, भाष्य छोटा सा है। तो यत् खलु प्रागसतः प्रध्वंसासतो अन्यो अन्यः अन्यो अन्य असतः अन्यत्। तो कहते हैं कि भी जो निश्चय से प्राग असतः, प्राग असत, प्राग अभाव से, फिर प्रध्वंसासतो अर्थात प्रध्वंस अभाव से, और अन्योन्य असतः अर्थात अन्योन्य अभाव से, अन्यत भिन्न है, तद असत वह अत्यंत अभाव है। खलु प्राग अभावात, यह जो है अत्यंत अभाव जो निश्चय से, प्राग अभाव से, प्रध्वंसा भावात प्रध्वंस अभाव से, अन्योन्या भावात अन्योन्य अभाव से, भिन्न भिन्न है। अभावो अत्यंत अभाव है चतुर्थ है। ये जो अभाव है वो अत्यंत अभाव है, ये चौथा अभाव। तो उदाहरण मैंने दे दिया, आगे हम देखते हैं। अभाव कथम ज्ञायते, प्रध्वंस अभाव जो है वो कैसे जाना जाता है। प्रध्वंस अभाव के बारे में प्रश्न किया जा रहा है, उसका उत्तर सूत्र में देते हैं। छठा सूत्र है असदिति भूत प्रत्यक्षाभावात भूत स्मृतेर विरोधी प्रत्यक्षवत। ये हमारा छठा सूत्र है। अलग अलग शब्द देखेंगे। असद इति भूत प्रत्यक्ष अभावात भूत स्मृते विरोधी प्रत्यक्षवत। तो इसका अभिप्राय है कि जो प्रध्वंस अभाव प्रत्यक्ष प्रमाण से जाना जाता है, उसका कारण विद्यमान वस्तु के प्रत्यक्ष न होने से तथा उस वस्तु की स्मृति होने से वह प्रत्यक्ष होता है। क्योंकि हमारे पास में अभाव प्रमाण भी है ना। तो अभाव प्रमाण कैसे पता चलता है? 8 प्रमाणों में एक प्रमाण अभाव प्रमाण भी, और 8 प्रमाण न्याय दर्शन में स्वीकार किए गए। वैशेषिक दर्शन का समान शास्त्र है वो। तो वो कैसे प्रत्यक्ष से जाना जाता है? प्रमाण अभाव प्रमाण से कैसे जाना था? अभाव स्वयं में प्रमाण है, प्रत्यक्ष नहीं है। प्रत्यक्ष अलग प्रमाण है। तो अभाव भी एक प्रमाण है। तो उसमें क्या है, उसका कारण यहां बता दिया। क्योंकि वस्तु का प्रत्यक्ष तो हो नहीं रहा है, लेकिन उसकी स्मृति जरूर है हमारे पास में। जब उसकी स्मृति है और सामने प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, उससे तुलना कर ली हमने स्मृति से, तो हमें ये प्रत्यक्ष हो गया कि इस वस्तु का यहाँ अभाव है। ये अभाव प्रमाण से पता चल रहा है। और प्रध्वंस अभाव को इस प्रकार से जाना जाता है। तो यहां पर अब हम देखें, हम जब हम केवल 3 प्रमाण ग्रहण करते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, तो फिर अभाव प्रमाण का भी प्रत्यक्ष के अंतर्गत ही अंतर्भाव हो जाएगा। अब हम इसका भाष्य देखते हैं। तो असत इति प्रध्वंस अभावः खलु शब्दः प्रायेण दर्शनशास्त्रे
सार्थक ही है धातु भू। भावात्मक अस्थान से द्रव्य का जो सत्तात्मक है उसे द्रव्य का प्रत्यक्ष निरंतर करते हैं। प्रत्यक्ष के बाद रह जाने वाले के वर्तिनः प्रत्यक्ष के बाद भी अभावात अभाव होने से लेकिन जब वो टूट फूट गई तो उसका अभाव पता चल गया, प्रत्यक्ष नहीं रहेगा। जैसे उत्पन्न होती हुई वह नष्ट होने से पहले प्रत्यक्ष होती है, न तथा प्रध्वंस 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 समय, तो जैसा प्रत्यक्ष वो पहले होती है वैसे टूटते समय नहीं होती। टूटते समय में तो कुछ भिन्न नहीं, टूटी फूटी चीज, टिकरे वगैरह पता चलेंगे घड़े के। तो घड़ा जो है जैसे प्रध्वंस से पूर्व जैसे प्रत्यक्ष हो रहा था वैसा प्रत्यक्ष उसको बाद में नहीं होता। ठीक है, पुनः भूत स्मृते भूत स्मृति जो सत्तात्मक वस्तु थी जब थी उसकी स्मृति से च और उसकी स्मृति से स्मर्यते खलु याद किया जाता है निश्चय से तत् तत् सद रूप द्रव्यम वह सत्तात्मक रूप वाला जो द्रव्य है उसको स्मरण किया जाता है। और जब उसको स्मरण किया जाता है तो कहते हैं तन्नास्ति, अब इस समय तो वो है नहीं, तस्मात इसलिए विरोधी प्रत्यक्षवत इस सूत्र के पद को खोलते हैं अभाव से विरोधी भाव, अभाव का जो विरोधी है वो भाव है, तस्य विरोधिनो भावस्य भावात्मकस्य, उसका जो विरोधी जो सत्ता है उसके भावात्मक जो सत्ता प्रत्यक्षत्व प्रत्यक्ष के समान प्रत्यक्षता के समान प्रत्यक्षत्व भवति ही अभावस्य भी। तो जैसे सत्तात्मक वस्तु का जो है उसकी सत्ता का प्रत्यक्षत्व भवति तो उसका प्रत्यक्षता होती है, उसी के समान अभावस्य अपि प्रत्यक्षत्व होती, अभाव का भी प्रत्यक्षता होती है कि वो है नहीं, है ना। भावो यथा प्रत्यक्षम भवति, जैसे सत्ता का प्रत्यक्ष होता है तथा ही अभावो भी प्रत्यक्ष, भाव का भी प्रत्यक्ष होता है। भाव सदात्मना प्रत्यक्षम भवति, जो भाव होता है वो सत्तात्मक रूप से प्रत्यक्ष होता है। अभावो असदात्मना प्रत्यक्षम भवति, और जो अभाव है वो असत्ता रूप से प्रत्यक्ष होता है कि वो नहीं है। यदि तू अभावम प्रत्यक्षम न भवे, और यदि अभाव का प्रत्यक्ष नहीं हो तदा तू अभावो न वक्तुम शक्य, तो अभाव को कह भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते। इति प्रध्वंसा भाव उक्ता, इस प्रकार से प्रध्वंसा भाव के विषय में कहा। तो आज इतना ही रखते हैं, समय अधिक हुआ। आइए एक बार ओम का उच्चारण करके विराम करते हैं। छठे सूत्र तक हो गई बात, यहाँ तक स्वाध्याय करें, समझने का प्रयास करें।
और जो ना समझ में आए उसको अगली कक्षा में पूछे। एक बार ओम का उच्चारण। ओ